मैं मोबिन अंसारी क्लासेस से आज एक बार फिर 11th क्लास के लिए 6 चैप्टर 3 वर्ग जो कि इस मिड टर्म के एग्ज़ाम का ये सिलेबस का ये लास्ट चैप्टर है 3 वर्ग। आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें कुछ मुख्य बातें हैं जो तो पहले मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या पढ़ना है। एक तो ये पढ़ना है कि यूरोप में 3 प्रमुख वर्ग कौन कौन थे, उन तीनों की व्याख्या करनी है, उन तीनों पे क्वेश्चन आते हैं। फिर बताना है कि इसमें नाइट वर्क क्या है, उसका उदय कब हुआ, क्यों हुआ, पतन क्या कब हुआ। फिर बताना है कि 14वीं शताब्दी के अंत तक यूरोपीय समाज का आर्थिक विस्तार धीमा क्यों पड़ गया। ठीक है, तो इसके कई सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आज सबसे पहले पढ़ना है कि यूरोपीय समाज के 3 प्रमुख वर्ग कौन कौन से थे। तो क्वेश्चन है कि यूरोपीय समाज के 3 प्रमुख वर्ग कौन कौन थे। तो याद रखना है, क्वेश्चन अपने आप लिखना है कि यूरोपीय समाज के 3 प्रमुख वर्ग कौन कौन थे। तो याद रखना है क्रम से कि यूरोपीय समाज का जो पहला वर्ग था वो था पादरी वर्ग। पहला वर्ग कौन सा था? पादरी वर्ग। ठीक, दूसरा वर्ग कौन सा था? तो अभिजात वर्ग। कौन सा वर्ग था? अभिजात वर्ग। अभिजात वर्ग को कुलीन वर्ग भी कहा जाता है। और जो तीसरा प्रमुख वर्ग था वो था कृषक वर्ग। कौन सा वर्ग था? कृषक वर्ग। ठीक है, तो इसका मतलब कि यूरोपीय समाज में मुख्य रूप से 3 वर्ग थे। एक था पादरी वर्ग, एक था अभिजात वर्ग और एक था कृषक वर्ग। पादरी वर्ग को उच्च वर्ग कहा गया था, अभिजात भी उच्च थे लेकिन ये मध्यम वर्ग कहा गया। तो उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। तो एक क्वेश्चन तो ये सिंपल सा बन गया कि यूरोपीय समाज में 3 प्रमुख वर्ग कौन कौन से थे। इनकी विस्तार से हम चर्चा बाद में करेंगे अलग अलग क्वेश्चनों में। फिलहाल में तो ये जानना है कि 3 प्रमुख वर्ग कौन कौन से थे। जो दूसरा क्वेश्चन बन जाता है इसमें कि नाइट वर्ग। क्वेश्चन है कि नाइट वर्ग एक अलग वर्ग क्यों बना। एक अलग वर्ग क्यों बना। दोबारा कह रहा कि नाइट वर्ग एक अलग वर्ग क्यों बना और इसका कब पतन हो गया, या इसका पतन कब और क्यों हुआ। कब और क्यों हुआ। ठीक, कब और क्यों हुआ। ठीक है, दोबारा सुनना है। देखो क्वेश्चन क्या है कि नाइट वर्ग क्या है, नाइट वर्ग का उदय कब हुआ, फिर आता है कि नाइट वर्ग का पतन कब हुआ, क्यों हुआ, या फिर नाइट वर्ग का उदय क्यों हुआ। तो याद रखना है कि 9वीं सदी में, याद रखना है कि 9वीं सदी में, ठीक है, उत्तर में लिखना है कि 9वीं सदी में यूरोप में प्रायः युद्ध होते। पहले समझा देता हूँ कि 9वीं सदी में यूरोप में प्रायः युद्ध होते रहते। प्रायः मतलब ज़्यादातर। 9वीं सदी में यूरोप में प्रायः युद्ध होते रहते थे। ऐसी स्थिति में राजा को एक ऐसे वर्ग की आवश्यकता महसूस हुई जो उनकी युद्ध में सहायता कर सके। तो इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 9वीं सदी में एक अलग वर्ग का उदय हुआ जिसे नाइट वर्ग कहा गया। और नाइट वर्ग का अर्थ है अश्वारोही, सूरवीर या योद्धा। इनका मुख्य कार्य ही था युद्ध करना, इसीलिए इनका उदय हुआ। दोबारा सुनना है कि 9वीं सदी में यूरोप में प्रायः युद्ध होते रहते थे। ऐसी स्थिति में राजा को युद्ध में सहायता प्राप्त करने के लिए, या राजा को युद्ध में सहायता प्राप्त करने के लिए एक ऐसे वर्ग की आवश्यकता महसूस हुई जो इनके युद्ध में सहायता कर सके। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 9वीं सदी में नाइट वर्ग का उदय हुआ। क्योंकि नाइट वर्ग का मुख्य कार्य ही था युद्ध करना। ये घुड़सवार थे, अश्वारोही थे, योद्धा थे, तो इनका मुख्य कार्य युद्ध करना था, इसीलिए ये अलग वर्ग बन करके उभरे। ठीक, एक बार मैं दोबारा बता रहा हूँ, आपको पॉइंट में लिखना है कि 9वीं सदी में यूरोप में प्रायः युद्ध होते रहते थे। ऐसे में राजा को एक ऐसे वर्ग की आवश्यकता महसूस हुई जो इनकी युद्ध में सहायता कर सके। ये पहला पॉइंट। दूसरा बताना है कि नाइट वर्ग जो मूल रूप से घुड़सवार थे या सूरवीर थे या योद्धा थे या अश्वारोही थे, इनका मुख्य कार्य ही युद्ध करना था। तो इनको भी राजा को सहायता प्रदान करने के लिए
एक अवसर मिला तो इन्होंने अपने आप को एक अलग वर्ग के रूप में स्थापित कर लिया। तो यही याद रखना है कि राजा को सहायता देने के लिए ही 9वीं सदी में एक अलग वर्ग का उदय हुआ जिसे नाइट वर्ग कहा गया था। हो गया। फिर नेक्स्ट बताना है कि 12वीं सदी के अंत तक, 12वीं सदी के अंत तक यूरोप में प्रायः युद्ध होना बंद हो गया या समाप्त हो गया। 12वीं सदी के अंत तक यूरोप में प्रायः युद्ध होना बंद हो गया या समाप्त हो गया, जिस कारण अब नाइट वर्ग की कोई भूमिका नहीं रह गई या नाइट वर्ग की आवश्यकता नहीं रह गई। यही कारण है कि 12वीं सदी के अंत में नाइट वर्ग का पतन हो गया। ठीक है, अब मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ, एक बार फिर से आराम से धीरे धीरे करके मैं पॉइंट बता रहा हूँ, आप लोगों को नोट करना। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो पहला बताना है कि 9वीं सदी में यूरोप में प्रायः युद्ध होते रहते थे, प्रायः मतलब ज़्यादातर युद्ध होते रहते थे। ऐसी स्थिति में राजा को एक ऐसे वर्ग की आवश्यकता महसूस हुई जो इनकी युद्ध में सहायता कर सके। ये पहला पॉइंट। दूसरा बताना है कि नाइट वर्ग जिनका काम ही था युद्ध करना, इनको इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए इन्होंने अपने आप का एक अलग वर्ग बना लिया जो राजा की सहायता करने के लिए तैयार थे, इसलिए नाइट वर्ग का उदय हुआ। और लास्ट पॉइंट बताना है कि 12वीं सदी तक आते आते, कौन सदी? 12वीं सदी। ठीक है, 12वीं सदी तक आते आते यूरोप में प्रायः युद्ध होना बंद हो गया या समाप्त हो गया। और जब युद्ध होना बंद हो गया तो नाइट वर्ग जिसका काम ही युद्ध करना था, अब इनका कोई औचित्य या अब इनकी कोई आवश्यकता नहीं थी। यही कारण है कि 12वीं सदी में नाइट वर्ग का अंत हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे आता है। क्वेश्चन आता है टीथ क्या है? ठीक, क्वेश्चन आता है टीथ किसे कहते हैं, टीथ क्या है? और एक क्वेश्चन आता है फीफ क्या है? क्वेश्चन आता है फीफ क्या है? ठीक है, एक और क्वेश्चन आता है फ्रायर क्या है? तो जानना है टीथ क्या है। तो बताना है कि यूरोपीय समाज में चर्च द्वारा, यूरोपीय समाज में चर्च द्वारा किसानों पर उनकी किसानों से उनकी कुल उपज का 10वां हिस्सा कर के रूप में वसूल किया जाता था, जिसे टीथ कहते हैं। दोबारा सुनना है। तो टीथ क्या है? टीथ एक कर है। टीथ क्या एक कर है। कौन वसूलता है? तो चर्च वसूलता है। कौन वसूलता है? चर्च। किससे वसूलता है? तो किसानों से वसूलता है। किससे लेता है? किसानों से। और कितना लेता है? तो उपज का 10वां हिस्सा, उपज का 10वां हिस्सा। ठीक है, तो लिखेंगे कैसे कि टीथ, पहले बताना है कि यूरोपीय समाज में चर्च के द्वारा किसानों से उनकी कुल उपज का 10वां हिस्सा कर के रूप में वसूल किया जाता था, जिसे टीथ कहते हैं। और ये किसानों को देना ही पड़ता था। ठीक है, अब जानना है फीफ क्या है। तो फीफ में अभी मैंने बताया था, एक होता है नाइट वर्ग, एक क्या है? नाइट वर्ग। और एक होता है लॉर्ड। ठीक, लॉर्ड या सामंत। तो नाइट वर्ग जो सामंतों के यहाँ या लॉर्ड के यहाँ कार्य करते थे, तो इन्हें वेतन के बदले, मतलब वेतन न देकर के वेतन के स्थान पे भूमि दी जाती थी। उसी भूमि को क्या कहा गया? फीफ। दोबारा सुनना है कि नाइट वर्ग जो लॉर्ड के यहाँ कार्य करते थे, तो कार्य के बदले उन्हें वेतन दिया जाता था। तो वेतन न देकर के वेतन के स्थान पे जो भूमि दी जाती थी, उसे फीफ कहते हैं। तो एक लाइन में याद रखना, एक नंबर क्वेश्चन आ सकता है फीफ क्या है। तो लॉर्ड के द्वारा नाइट वर्ग को उनके कार्य के लिए वेतन के स्थान पे जो भूमि दी जाती थी, उसे फीफ कहा जाता था। तो 4 क्वेश्चन हमने बता दिया। एक तो 3 वर्ग कौन कौन, दूसरा नाइट वर्ग का उदय क्यों हुआ, तीसरा टीथ क्या है, चौथा फीफ क्या है। और यहीं पर एक और क्वेश्चन आ जाता है, फ्रायर किसे कहते हैं। क्वेश्चन आता है फ्रायर किसे कहते हैं। ध्यान सुनना, क्वेश्चन क्या है? फ्रायर, फायर नहीं, फ्रायर। क्वेश्चन है फ्रायर किसे कहा जाता था या किन्हें कहा जाता था। ठीक है, फ्रायर किसे कहा जाता था। ठीक है, क्वेश्चन है फ्रायर किसे कहा जाता। तो समझने के लिए याद रखना है कि प्राचीन काल में क्या, मध्यकाल में बहुत सारे मठ होते थे, मठ।
मठ क्या, जहाँ पे भिक्षु लोग निवास करते थे। भिक्षु क्या करते थे, निवास करते थे। ठीक है, तो निवास करते थे। तो बताना है कि ऐसे भिक्षु, देखो ना, ऐसे भिक्षु जो मठों में न रहकर, ऐसे भिक्षु जो मठों में न रहकर घूम घूम कर लोगों को धर्म का उपदेश देते थे या धर्म के बारे में शिक्षा देते या बताते थे, उन्हें फ्रायर कहा गया। दोबारा सुनना है कि ऐसे भिक्षु जो मठों में न रहकर घूम घूम कर लोगों को धर्म के बारे में उपदेश देते थे या धर्म के बारे में बताते थे, उन्हें फ्रायर कहा गया। अगर ये भी ना समझ में आए तो बस ये ध्यान रखना है कि जो कुछ तो भिक्षु होते हैं जो मठ में रहते हैं और कुछ भिक्षु जो मठ में नहीं रहते हैं। तो ऐसे भिक्षु जो मठ में नहीं रहते हैं बल्कि घूम घूम कर लोगों को धर्म के बारे में उपदेश देते हैं या धर्म के बारे में बताते हैं, उन्हें फ्रायर कहा जाता था, उन्हें फ्रायर कहा जाता था। ठीक, तो ऐसे ही एक और क्वेश्चन आता है कि यूरोपीय समाज के किसी 2 प्रमुख मठों के बारे में बताइए। यूरोपीय समाज में या यूरोप के किसी 2 प्रमुख मठों के बारे में नाम बताइए। तो एक का है बेनेडिक्ट और एक का है क्लूनी। तो मैं नाम लिख रहा हूँ, क्वेश्चन है कोई 2 मठ, कोई 2 प्रमुख मठों के नाम, तो बता देना। एक का नाम है क्लूनी, क्या नाम है, क्लूनी। क्वेश्चन आएगा कि यूरोप के किसी 2 प्रमुख मठों के नाम बताइए। तो एक है क्लूनी और एक है वेनेडिक्ट, वेनेडिक्ट। ठीक, वेनेडिक्ट। ठीक है, तो इस तरह से आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। हमने 6 चैप्टर की शुरुआत कर दी है। अब इसके बाद कुछ लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे और ये सारे क्वेश्चन जो आए हुए हैं बार बार और अब की बार भी आने की संभावना 100% है। यदि ये वीडियो आपको पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में बांटें ताकि मेरा मनोबल और बढ़े, मैं मेहनत करके और ज़्यादा वीडियो बना सकूँ। थैंक यू।